हेलो बच्चों, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। ठीक, इससे पहले हमने स्टोइकोमेट्री भी कंप्लीट कर लिया है। स्टोइकोमेट्री में मैं पिछली बार बता चुका हूँ कि हमारे पास 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बचे हुए हैं, परसेंटेज प्योरिटी का, परसेंटेज यील्ड का या परसेंटेज कॉम्पोजिशन का, और पीओएसी विच इज प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ठीक है, ये 4 हो जाएंगे तो वी विल बी कंप्लीट विद दिस एंड देन वी विल स्टार्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड या फिर रिएक्शन इन सोल्यूशन वो हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक, देखो तुमसे कल वाले वीडियो में मैंने कहा था कि तुम अपने जो डाउट्स हैं वो देना शुरू करो मुझे। तो अभी तक कुछ लोगों ने पहले डाउट दिए थे, कुछ लोगों ने पर्सनली पूछ लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने पूछे नहीं है। व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम गोइंग थ्रू द डीपीपीज थोड़ा फास्ट लेकिन कम्प्लीटली। ठीक है, आई एम गोइंग टू गो थ्रू द डीपीपी कम्प्लीटली बट इन हेस्ट, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। ठीक है, तो आज अभी मैं 2 डीपीपी डिस्कस कर रहा हूँ, DPP1 एंड DPP2। ठीक, और इसी तरीके से 2 डीपीपी करते करते हम 8 टाइम्स जो भी हमारे डीपीपी है उनको कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्या डीपीपी में पहला क्वेश्चन क्या है, गिव अ फ्यू एग्जांपल ऑफ मैटर इन लाइफ। ये तो तुम दे ही सकते हो, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। डिफाइन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी। ठीक है, सॉलिड क्या होता है, शेप एंड वॉल्यूम फिक्स होती है। ठीक है, लिक्विड में शेप फिक्स नहीं होता, वॉल्यूम फिक्स होती है, और गैस में दोनों फिक्स्ड नहीं होते हैं। होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ। होमोएटॉमिक मतलब जिसमें एक ही टाइप के एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बना होता है, और हेटेरोएटॉमिक एक से ज्यादा टाइप के एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बना होता है। एग्जाम्पल इसमें क्या है, O2 है, O2 मतलब दोनों O से मिलकर बनाए तो होमोएटॉमिक, N2 होमोएटॉमिक, CO2 हेटेरोएटॉमिक, H2SO4 हेटेरोएटॉमिक, Cl2 होमोएटॉमिक, KClO3 हेटेरोएटॉमिक। फोर्थ, डिफाइन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ये तुम्हें क्लियरली पता है, ये मैं लिखवा चुका हूँ। गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ, ये दे सकते हो तुम। डिफाइन होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर, ये भी डेफिनेशन मतलब थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ये लिख सकते हो। स्टेट ऑल दी SI यूनिट्स, 7 होती हैं, सबको पता है। और 1 न्यूटन को SI यूनिट के टर्म्स में अगर लिखोगे तो क्या होगा, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 kg पर मीटर, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 7th इज क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। ठीक है, तो बेसिक चीजें देख लेते हैं। इथाइल अल्कोहल डेफिनेटली प्योर होगी, तो इसको प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं। ऑक्सीजन प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं, कार्बन प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं, डिस्टिल्ड वाटर प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं। ब्लड इज अ मिक्सचर, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। एंड स्टील इज आल्सो अ मिक्सचर, उसमें आयरन के साथ में कार्बन और कुछ और इम्प्योरिटीज होती हैं। 8, व्हाट आर द 2 फैक्टर्स दैट डिटरमिन द स्टेट ऑफ मैटर। 2 फैक्टर कौन कौन से हैं, एक तो फैक्टर क्या होता है तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और दूसरा इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्सेज। मैंने अट्रैक्टिव फोर्सेज लिखवाया था क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो जो सॉलिड बनाओ मॉलिक्यूल से बनाओ, तो इसलिए हम इंटरमॉलिक्यूलर नहीं कह सकते वहां पे। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेज या फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की बात होगी। ओके, 8, व्हाट आर द 2 फैक्टर्स दैट डिटरमिन द स्टेट ऑफ मैटर। ये क्या दूसरी बार 2 बार आ गया, दोबारा आ गया ये तो। अच्छा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैंने पहले पढ़ लिया, सॉरी। डिफाइन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जिनको मेजर करने के लिए उसकी फिजिकल स्टेट या उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं लाना होता। केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको मेजर करने के लिए उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज लाने की जरूरत पड़ती है। दैट इज द रीजन, गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच, ये मैंने लिखवाया हुआ, तुम देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, उसमें कौन सी क्वांटिटेटिव होंगी, कौन सी क्वालिटेटिव होंगी, ये भी तुम्हें जानना जरूरी है। कलर जैसे क्वालिटेटिव होता है, ओडर जैसे क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, लेकिन डेंसिटी इज नॉट क्वालिटेटिव, इट इज क्वांटिटेटिव। हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन 2 days। तो ये 2 days को क्या करोगे तुम, डेज को पहले आवर्स में कन्वर्ट करोगे, आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करोगे, और मिनट्स को सेकंड्स में। इसका मैंने वो यूनिट फैक्टर का जो फंडा बताया था उससे करना है। अगर फिर भी किसी का नहीं होता तो बता देना भाई। ठीक है, सेकेंड वाला डीपीपी मैंने दिया था, मैंने DPP3 दिया था, तो DPP3 की बात करते हैं, जो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स या ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, राउंडिंग ऑफ हो गया, इन सब चीजों का बेस था। ठीक है, तो इसमें क्या है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, कंपैरिजन ऑफ प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी मैंने बता दिया तुमको। प्रिसिजन क्या होता है कि जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस होती है उनके बीच में अग्रीमेंट कितना है, वो कितना पास है, वो जितना पास होंगे हम कहेंगे ये जो यूनिट, ये जो मेजरमेंट है ये प्रिसाइज है। लेकिन एक्यूरेसी क्या होती है कि जो उसकी एक्चुअल वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू है उस मेजरमेंट की,
और जो हमने मेजर किया है उसमें और इसमें क्या वो अग्रीमेंट है। अगर ये दोनों के दोनों एक दूसरे के आसपास हैं या बहुत पास हैं तो हम कहेंगे एक्यूरेट है, अगर नहीं है तो हम कहेंगे एक्यूरेट नहीं है। तो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, देयर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। ऐसा नहीं है, एक्यूरेसी मीन्स दैट ऑल measured values of an experiment are close to the actual value. C is true over here. Two students X and Y report the weight of same substance 5.0. तो इसमें 5.0 एक ने किया है और एक ने 5.00 ग्राम्स किया है। 5.00 ग्राम्स वाला जो है वो ज्यादा एक्यूरेट है। सिग्निफिकेंट नंबर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन पाई। देखो भाई पाई का एक मेरे पास एक पिक्चर है, आई विल शेयर दैट टुडे, ठीक है। इट इज एन अमेजिंग थिंग। व्हाट इट टॉक्स अबाउट इज पाई इज द ओनली, एक सेकंड बताओ, पाई इज द ओनली नंबर इन द वर्ल्ड, ठीक है, जिसमें जैसे क्या है 3.14 आता है, हम तो इतना लिख देते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत सारी डिजिट्स आती हैं और ये जो डिजिट्स हैं इनका जो सीक्वेंस है इट नेवर रिपीट्स। तुम अगर इसके 10,000 प्लेस पे भी चले जाओ ना तो उस 10,000 में भी तुम एक भी सीक्वेंस को रिपीट नहीं पाओगे। मतलब ऑफ कोर्स द डिजिट्स आर गोइंग टू, क्योंकि 0 से 9 तक ही है हमारे पास, वो तो रिपीट होंगी, लेकिन जो पैटर्न्स है वो रिपीट नहीं होते कभी भी। जस्ट इमेजिन दैट, ठीक है। तो क्योंकि वो रिपीट नहीं होते तो उस, और अगर तुम उसको लिखते चले जाओ तो उसमें कितने आएंगे, उसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, क्योंकि वो रिपीट ही नहीं हो रहे। Got it? Okay. उसके बारे में जो पिक्चर है मैं शेयर करता हूँ आज। I think you will also like it. I was like blown by that picture. The number of significant figures in NA, ठीक है। NA कितना दिया है हमको, NA दिया है 6.022 into 10 raised to 23। तो मैंने तुम्हें बताया था जब कभी भी किसी नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो जो इसका ये क्या बोलते हैं जिसको, जो इसका डिजिट टर्म है ये, इसको हम इसके सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ लिखते थे। तो तुम अगर ध्यान से देखो तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं, 4, ठीक है। तो 4 इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, सो B इज द आंसर, ठीक। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस इन 0.0045, ठीक है। अगर तुम देखो तो ये राइट ऑफ द डेसिमल तो है, लेकिन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले का है, तो हम ये कहेंगे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 है, 4 नहीं, ठीक है। 2 इज द आंसर, दैट मीन्स A इज द आंसर, ठीक है। ओके, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस इन दिस 10500, ठीक है। एक के हिसाब से तुम कह सकते हो कि सर यहाँ पे अगर पॉइंट, मैंने ये बात बताई थी उस वक्त भी, अगर पॉइंट लगा हो तो तुम कहोगे 5 है, पॉइंट नहीं लगा हो तो ये इसमें सिर्फ 3 है। देख ठीक है, इसमें 5 है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये चीज के बारे में मैंने तुम्हें एक और चीज बताई थी कि अगर ये जो नंबर है ये किसी ऐसी इफ दिस नंबर इज रिप्रेजेंटिंग अ क्वांटिटी व्हिच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल्स, ठीक है, तो तब तुम कह सकते हो कि इसके नंबर ऑफ डिजिट्स जो है, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो 5 हैं। और अगर मान लो ऐसा होता तो 4 भी हो सकते थे, ऐसा होता तो 3 भी हो सकते, तो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कैन बी 3 से कम नहीं हो सकते, इतना ध्यान रखना। अगर हम इसको इस तरीके समझो, अगर यहाँ पे डॉट लगा होता डेफिनेटली 5 होते, लेकिन डॉट नहीं लगा है तो तब क्या होगा, तब ये होगा कि जो दिस नंबर कैन रिप्रेजेंट, इसमें दिया नहीं है ना कि किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर। अगर ये नंबर ऐसी किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हम डेसिमल्स में, फ्रैक्शंस में नहीं लिख सकते, तो हमें इसको होल नंबर को पूरा का पूरा सिग्निफिकेंट मानना पड़ेगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 10,500 एग्स है, तो 10,500 एग्स का मतलब हुआ मेरे पास 1 2 3 4 5, ये पांचों की पांचों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो
इसमें, और अगर तुम यहाँ पे पॉइंट को कंसिडर नहीं कर रहे हो कि यहाँ पे नहीं है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 है, तो आंसर विल बी डी। ठीक है जी, आंसर विल बी डी। अब 7th देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑल जीरोस आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, किस नंबर में जीरो के सारे जीरोस सिग्निफिकेंट है। तुम अगर ध्यान से देखो तो इसमें जो सी है 20.000, एक बारी पॉइंट लग गया, उसके बाद के जीरो, मतलब राइट टू द नॉन जीरो डिजिट फर्स्ट थिंग एंड राइट टू द डेसिमल, ये दोनों की दोनों कंडीशंस इसमें फॉलो हो रही है। ये है वो नंबर, दिस इज द नंबर। इसमें राइट टू द डेसिमल है सारी की सारी डिजिट्स, और राइट टू द डेसिमल ये तीनों के तीनों जीरो है, और राइट टू द नॉन जीरो नंबर है चारों के चारों। तो ये चारों 0 + 2 ये सबके सब मिलके सिग्निफिकेंट नंबर कहलाएंगे। दे आर टॉकिंग अबाउट एक्यूरेसी और द प्रिसिजन ऑफ दिस नंबर, दिस मेजरमेंट। द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अच्छा 62618 है भाई, मेरे को इतनी याद थी, 18। ठीक है, क्या द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन इट, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो देखो अगर तुम ध्यान से, तो यहाँ पे 6 आ रहे हैं। ठीक है, तो आंसर शुड बी 6। क्लियर होगी बात, क्यों? क्योंकि ये तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आएगा, लेकिन जो यहाँ पे इसका डिजिट टर्म लिखा होता है, इसमें जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वही इस पूरी की पूरी क्वांटिटी के सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, तो ओके 9th की बात करते हैं। गिवन द नंबर्स 161, एक है 161 सेंटीमीटर, ठीक है, एक है 0.161 सेंटीमीटर, एक है 0.0161 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, अगर तुमको डाउट आ रहा है तो तुम इसको कैसे लिखोगे, 1.61 × 10⁻², इसको कैसे लिखोगे 1.61 × 10⁻⁻1, इसको कैसे लिखोगे 1.61 × 10⁻⁻2। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें डिजिट टर्म तीनों का सेम है, और तीनों के तीनों में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आंसर इज 3। ठीक है, 3333, सॉरी 333, नॉट 3333, 333। 9 का आंसर बी है। ठीक है, 10th का, यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन एक्सप्रेस 100 मीटर्स इन सेंटीमीटर अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। भाई 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको 100 छोड़ दूंगा तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन उसने पूछा क्या है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक होना चाहिए है। तो मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 1.0 × 10⁻², सेंटीमीटर। दिस इज हाउ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड। ठीक है, तो 10⁵। अच्छा इसमें अलग दिए हुए, इसमें दिया है 1.0 × 10⁻², अच्छा 100 मीटर है, नॉट 1 मीटर। 100 मीटर है तो क्या हो जाएगा 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसको हम 1.0 × 10⁻² लिख सकते हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 100 मीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। ये आएगा 1.0 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो तुम देखोगे ये कौन सा ऑप्शन है, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। तो 10th का ए है। ठीक है जी, 11th का देखते हैं। A sample was weighed using 2 different balances. A sample was weighed using 2 different balances. ये वाला मैं करा चुका हूँ, किसी ने पूछा था, मैंने ये करवाया हुआ है। अच्छा सिग्निफिकेंट फिगर्स, जब हम एडिशन करेंगे तब क्या होगा। 81.4 ग्राम सैंपल ऑफ इथाइल अल्कोहल कंटेन्स 0.002 ग्राम ऑफ वाटर, द अमाउंट ऑफ प्योर इथाइल अल्कोहल। एक सेकंड रुको, इसको मिटा देते हैं, वो बोल क्या रहा है वो देखते हैं पूरा। अभी थोड़ा क्वेश्चन है भाई, इथाइल अल्कोहल है, ठीक है, इथाइल अल्कोहल है, ठीक है जी। इसके हमारे पास 84.2 ग्राम्स है, नहीं सॉरी 81.4 ग्राम्स है, ठीक है जी, ओके। इट कंटेन्स 0.002 ग्राम्स
H2O, मतलब इतने सैंपल में इतने ग्राम H2O है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ प्योर इथाइल अल्कोहल टू द प्रॉपर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो भाई क्या है भाई, ये तो सैंपल है और ये तुम्हारा उसमें वाटर है, तो टोटल जो एक्चुअली में इथाइल अल्कोहल आएगा क्या आएगा, अमाउंट ऑफ या मास ऑफ इथाइल अल्कोहल, ये क्या आएगा, मास ऑफ इथाइल अल्कोहल, मास ऑफ इथाइल अल्कोहल आएगा 81.4 माइनस 0.002 ग्राम्स। अब ये ध्यान रखना भाई, एडिशन के रूल्स अलग है और उसके रूल्स अलग है, ठीक है। एडिशन में कितना होता है कि भाई जो पॉइंट के बाद जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें भी आएंगे, ठीक है। तो अगर तुम देखो 81.4 माइनस ये कितना आ जाएगा 4.002 400 तो जाएगा 81.398, ठीक है। और इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो सकते हैं, इसके बाद एक ही है ना, तो फाइनली इतना आएगा, तो आंसर विल बी 18.3, ठीक है जी। 18.3 कौन सा वाला ऑप्शन है भाई हमारे पास, 18.3 कोई सा भी नहीं है, वेट अ मिनट, अच्छा सॉरी माय बैड, 18.3 नहीं आएगा, आई मेड अ मिस्टेक, 18.3 नहीं आएगा। देखो हमें सिर्फ इस डेसिमल प्लेस तक ही आंसर देना है। अच्छा इससे पहले अब इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा ना, इससे पहले वाला क्या है 9 है विच इज ग्रेटर देन 5, तो हम इसको 1 से बढ़ा देंगे +1, तो क्या आएगा 18.4, तो दिस इज द आंसर विच इज 18.4 कौन सा है, 18.4 इज सी, 12 का सी है, ठीक है। 13 द करेक्टली रिपोर्टेड आंसर ऑफ द एडिशन ऑफ, ठीक है। एडिशन किस किस का है, ये कौन सा है 13th क्वेश्चन है, 4.523 2.3 एंड 6.24, ठीक है। इसको ऐड करो, ठीक है। इनको ऐड करके बोल रहा है कि जो इनका एडिशन आएगा उसमें फाइनली सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ क्या रहा है 3, यहाँ 6 आएगा, 5 3 8 तो 10 ऐसे लगा ये, इधर 6 4 10 तो 12 13 13.8। अच्छा इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर द डेसिमल कितना है 3, तो ये यहाँ तक हमें देना है, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो क्या आएगा 13.1, दैट इज द आंसर। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, अच्छा वो ओके, ठीक है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए 3 शुड बी द आंसर, ठीक है। तो आंसर इज 13 का बी, ठीक है जी। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना भाई। हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करना होता है, हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इसके डेसिमल के लेफ्ट में देखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ राइट में देखने की जरूरत है। तो राइट में इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो आंसर में जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है आफ्टर द डेसिमल वो आएगा। तो आफ्टर डेसिमल इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, मिनिमम कितना है 1 ही आएगा इसमें, तो इस तक आना चाहिए, हमें रिपोर्ट यहाँ तक करना चाहिए। लेकिन यहाँ तक कैसे करेंगे, विदाउट राउंडिंग ऑफ तो नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ये 5 से बड़ा है, तो हम इसको 1 से बढ़ा देंगे, 0 पे 1 ऐड करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो 3 इज द आंसर, ओके ओके। 14th, लेट्स rub this off, ठीक है जी। व्हाट इज द 14th का क्या आंसर है भाई, 14th का क्या डाउट है, द करेक्टली रिपोर्टेड आंसर ऑफ द एडिशन 154.21, ठीक है। दूसरा है 6.142 एंड 23, ठीक है। इस पे कोई वो नहीं लगा है, अभी मैंने इस पे एक लगा दिया, ठीक है। अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 3, यहाँ 6 4 10 3 और 5 और 1 6 2 8 183 आ रहा है ना ये। अच्छा इसके बाद इसके डेसिमल के बाद एक भी नहीं है, तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है आफ्टर द डेसिमल, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है आफ्टर द डेसिमल, यहाँ पे 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स है आफ्टर द डेसिमल। तो हम यहाँ पे कोई भी वी विल नॉट रिपोर्ट एनी ऑफ दीज। अब हम देखेंगे क्योंकि हमें यहाँ तक रिपोर्ट करना है, तो इसके जस्ट पहले वाला क्या कितना है
ये 5 से छोटा है तो हम इसको एज इट इज रहने देंगे, तो आंसर विल बी 183। ठीक है, द आंसर विल बी 183। सो आंसर इज डी, 14 का डी है। ठीक है, तो 15th देखते हैं। 15th क्या बोल रहा है वो? सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक तुमने कर लिए होंगे। अगर किसी ने अभी भी नहीं करे होंगे तो देखो, कोई भी डाउट होगा इससे क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि मैंने नहीं पढ़ाई है। ठीक है, द करेक्टली रिपोर्टेड डिफरेंस ऑफ 16.42, अच्छा जी 16.4215 माइनस 6.01। ठीक है, ये हमारे पास है। इसमें बोल रहा है फाइनल आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। तो देखो 5 - 0 5 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 4 पॉइंट, ये कितना आएगा 10। अच्छा, इसमें कितने हैं 2, इसमें 4 है, तो फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 ही होने चाहिए। यहाँ तक हम रिपोर्ट करेंगे। ये क्या है, लेस देन 5 है, तो हम इसको मिटा देंगे या ये कह लो कि इसको इग्नोर कर देंगे। द आंसर विल बी 10.41। और अगर हम इसमें देखें तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4। तो आंसर इज बी 4। ठीक है, 15 का बी है। अब बचता है तुम्हारा 16, 17, 18, 19, 20, 21। 20th ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, तो हम इसमें 16, 17, 18, 19 एंड 21 देखेंगे। ऑन डाइल्यूटिंग, अब ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऊपर है। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग नॉट डाइल्यूटिंग। 16 डिवाइडिंग 0.46 है, नॉट 0.46 0.46 अपॉन 15.374। द एक्चुअल आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 0.029236। तो इसने हमारे पर एक एहसान कर दिया, वो ये कि इसने हमें डिवाइड करने के लिए नहीं बोला, उसने बोला ये आ रहा है ऐसे। ठीक, तो अब वो कह रहा है कि एक्चुअली में इसको रिपोर्ट कैसे करोगे। तो जब मल्टीप्लिकेशन, यही पूछ रहे हैं ना करेक्टली, तो हाँ, तो जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं दोनों में, या जितने भी हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं उनमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, उन सिग्निफिकेंट फिगर्स, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइनल आंसर में भी होंगे। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 है, इसमें कितने 1 और 2 है, तो फाइनल में सिर्फ और सिर्फ 2 होने चाहिए। 2 कैसे होंगे, देखो भाई इसको तो तुम काउंट नहीं कर सकते, 2 होंगे तो ये और ये आएगा, यहाँ तक तुम्हें रिपोर्ट करना होगा। अच्छा, इसके पहले वाली डिजिट क्या है, लेस देन 4 है, सॉरी लेस देन 5 है, तो हम इसको बढ़ाएंगे नहीं, हम इसको क्या लिखेंगे 0.029। ठीक है, यहाँ तक ही हम इसको रिपोर्ट करेंगे एंड दिस शुड बी योर फाइनल आंसर। क्लियर होगी ये बात। तो आंसर क्या है इसमें, आंसर इज 0.029। तो बी इज द आंसर, 16 का बी आंसर। ठीक है, 17 देख लेते हैं फिर। 17 क्या कह रहा है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये उसने हमें एक टर्म दिया है, मतलब एक कैलकुलेट करने के लिए हमें एक एक्सप्रेशन दिया है which is 298.15 into 0.112 upon 0.5785। भाई देखो ऐसा है, इसमें भी बता देता हूँ मैं, इसको डिवाइड तुम्हारे सामने नहीं कर रहा हूँ, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तुमको इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, इसको और वैसे भी इसको छोड़ दो। इसमें देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे और फिर से डिवाइड करोगे। ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, 1 2 3 4। मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक मैं ऐसे करता हूँ, ग्रीन पेन से लिख लेता हूँ। ठीक है, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स है 4, इसके कितने हैं 5, इसके कितने 3, इसके कितने 4। इन सब में सबसे कम किसके हैं 3, तो जो फाइनल आंसर आएगा उसमें भी 3 होंगे। ठीक है, तो आंसर इज 3, 17 का ए। 18th एक्चुअल प्रोडक्ट ऑफ, वैसे भी हमें इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी, वो तो वैसे ही बदल गया। एक्चुअल प्रोडक्ट ऑफ 4.327 एंड 2.8 इज। ठीक है, ये है 18th में क्या कह रहा है, 18th में वो कहता है भाई साहब कि आपका 4.327 मल्टीप्लाइड बाय 2.8, ठीक है, इक्वल्स टू 12.1156। ठीक है, अब वो कह रहा है कि द करेक्टली रिपोर्टेड आंसर विल बी, करेक्टली रिपोर्टेड आंसर, देखो ध्यान से, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें 2 है, मिनिमम किसमें, इसमें
इसके दो सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर में भी दो ही होने चाहिए। तो अगर मैं देखूं 1 2 3 4 5 6 तो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हुए, ये वाले मत लेना, ठीक है। जो सबसे बड़े नंबर्स हैं वो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट हुए। तो अगर तुम इसको रिपोर्ट करोगे तो तुम इसको ऐसे रिपोर्ट करोगे 20.0 भी नहीं कर सकते तुम इसको 12 समझो, ठीक है। सो फाइनल आंसर विल हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड द आंसर इज 18 का 8, ठीक है। 19 का तब इन द फाइनल आंसर ऑफ द एक्सप्रेशन। अभी एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जेई में तो अब इसके आने के चांसेस नहीं है क्योंकि किसी और इसमें आ चुका है। ये है 19 में क्या बोल रहा है, वो कह रहा है 29.2 माइनस 20.2, ठीक है, इंटू 1.79 इंटू 10⁵ अपॉन 1.37। इसमें बोल रहा है इसके फाइनल आंसर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। तो हमें इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। देखो ये डिवीजन में, ये मल्टीप्लिकेशन में है ना। इसमें कितने हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर तुम इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, ये 9.2 आएगा। इसमें 3 थे, इसमें 3 थे, लेकिन फाइनली जब तुम इसको डिवाइड करोगे, सॉरी माइनस करोगे, तो तुम देख रहे हो इसके डेसिमल पॉइंट के बाद, इसके डेसिमल पॉइंट के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके डेसिमल पॉइंट के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इनके माइनस करने पे इस पॉइंट के बाद भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आएगा जो कि 2 है। अब अगर इसकी बात करोगे 9.2 की, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2, इसमें कितने हैं, 3, इसमें कितने हैं, 3। तो इन सब में मिनिमम किसमें है, इस वाले में, ठीक है। तो कितना हो गया ये आंसर, सॉरी ये तो 9.0 होगा, नॉट 9.2, ठीक है, 9.0। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो आंसर इज 2, 19 का बी। 20th का हम कर चुके हैं। 21st आफ्टर राउंडिंग ऑफ, ठीक है, 1.235 एंड 1.225 इन दोनों को राउंड ऑफ किया है। तो तुम्हें याद होगा इस पॉइंट तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है, सेकंड पेज तक, ठीक। तो तुम्हें याद होगा कि जब कभी भी जिस नंबर को तुम राउंड ऑफ करना चाहते हो उसके नेक्स्ट नंबर 5 हो अगर, तो हम क्या करते हैं, अगर वो ऑड हुआ, ये नंबर अगर ऑड हुआ तो इसको 1 से बढ़ा देते हैं। तो इसको राउंड ऑफ करने के बाद क्या आएगा, ये 1.24। लेकिन अगर वो इवन हुआ तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो आंसर विल बी 1.22 कॉमा 1.24 कॉमा 1.22 विच इज दी 4th आंसर, डी। तो यहाँ पे तुम्हारी DPP 2 भी खत्म हो गई। अब हम आगे के कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है भाई। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करवा तो दिए, लेकिन तुमको ये करने खुद से हैं। जिन्होंने नहीं करे थे उनके लिए एक तरीके से थोड़ी हेल्प हो गई, लेकिन ये इसकी आदत मत डालो। हमें ये फाइनली ये सारे के सारे आंसर्स खुद से करने, ठीक है। नाउ लेट्स डू मोर थिंग्स। अभी हम बात करते हैं इसमें परसेंटेज प्योरिटी ऑफ अ सैंपल। दिस इज दी हेडिंग, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ अ सैंपल, ठीक है जी। मान लो मैंने तुम्हें 100 ग्राम्स ऑफ NaOH दे दिया। अगर मैं तुम्हें कहता हूं 100 ग्राम ऑफ NaOH, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस 100 ग्राम में एक्चुअली में 100 ग्राम ही NaOH, ठीक है। तो जितने ग्राम्स मैंने दिए उतने ही ग्राम्स उसमें NaOH है। तो क्या कह सकते हैं कि मैं NaOH की प्योरिटी कितनी है, इसमें जितने दिए थे उतने ही है, तो 100% प्योर हुआ, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहता हूं 100 ग्राम सैंपल ऑफ NaOH और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहता, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा, तो ये अगर कुछ नहीं कहा है तो भी मैं इसको अज्यूम करूंगा कि 100% प्योर है। ये 100% प्योर नहीं भी हो सकता था अगर गिवन होता तो, लेकिन क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है तो आई विल अज्यूम इट टू बी 100% प्योर। लेकिन अगर मैं कहता हूं 100 ग्राम 80%, या ये कह लो 100 ग्राम सैंपल ऑफ NaOH इज 80% प्योर, इसका मतलब क्या होगा कि इस 100 ग्राम में
80 ग्राम NaOH है और 20 ग्राम इम्प्योरिटी है। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। अब तुम बोलोगे सर चलो ये तो समझ में आता है, तो बेसिक चीजें तो हमने 7वीं 8वीं में कभी 6ठी 7वीं में करा होगा तुमने कि भाई इसकी परसेंटेज इसकी प्योरिटी इतनी है तो इसमें इतना किसका मास, तो ये तो NaOH निकल गया। इसका हमारे स्टोइकियोमेट्री से क्या लेना देना, तो स्टोइकियोमेट्री से लेना देना कैसे, तो देखो भाई अगर मैं कहता हूँ NaOH प्लस HCl, ठीक है, और मैं कहता हूँ मैंने यहाँ पे 100 ग्राम, मैं क्या कहता हूँ मैंने यहाँ पे 100 ग्राम NaOH दिया है, ये 100% प्योर है, तो हाउ मेनी इसके ग्राम्स निकालने में, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl विल इट रिएक्ट विद, ये रिएक्शन है ना तुम्हारे पास, ये तो रिएक्शन है। तो मैं कह रहा हूँ मेरे पास 100 ग्राम सैंपल है NaOH का, ठीक है, सॉरी 100 ग्राम्स है NaOH के, और मैंने उसे HCl से रिएक्ट कराया, तो कितने ग्राम ऑफ HCl से रिएक्ट करेगा, ये क्लियर है, मतलब क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो इसको क्लियर, इसको कैसे करोगे तुम, ऐसे करोगे भाई इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लोगे, ये कितना आएगा 100/40 विच इज 5/2, ये क्लियर हो गया। अगर ये 5/2 है तो इसके मोल्स भी 5/2 होंगे, 1:1 का रेशियो है ना, चाहे तो तुम क्या करोगे 1 इसका कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट इनटू 5/2 ये कर लोगे, तो ये इसके 5/2 मोल्स आ गए। तो इससे अगर मैं ग्राम्स कैलकुलेट करना चाहूंगा तो कितना आएगा 5/2 इंटू 36.5, इसे कैलकुलेट कर लो, अपना तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बोलोगे सर ये तो पहले भी कराया है, अब इसमें क्या डिफरेंस है। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एक 100 ग्राम सैंपल है जो कि 80% प्योर है, 100 ग्राम सैंपल है जो कि 80% प्योर है, तो उस केस में यहां पे मैं 100 ग्राम नहीं लूंगा, ठीक है, लिए तो मैंने जो सैंपल है सैंपल के मैंने 100 ग्राम्स लिए हैं, लेकिन उसमें NaOH है कितना, उसमें NaOH सिर्फ और सिर्फ 80 ग्राम है। अगर तुम 80 ग्राम NaOH ले रहे हो तो इसका मतलब यहाँ पे मोल्स कैसे आएंगे 80/40 which will come out to be equal to 2। अगर ये 2 है तो ये भी फिर 2 ही आएगा, और अगर ये भी ये 2 आएगा तो इसका जो मास आएगा वो आएगा 2 into 36.5 which will be 73 ग्राम। तो तुम देख रहे हो कि इसमें अगर तुम ध्यान से देखो कितना 18.25 है, 73 प्लस 18 कितना होता है 91.25, तो इसमें जो मास आता है वो 91.25 ग्राम्स आता, और यहाँ पे कितना आ रहा है 73 ग्राम्स। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द प्योरिटी, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन प्योरिटी ऑफ द सैंपल, जितना मास हमें इस रिएक्टेंट का जरूरत था वो चेंज हो गया, पहले 91.25 था, अभी 73 ग्राम्स आ गए। हर भी क्लियर, तो इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई। ठीक है, तो लिखो any given sample may also contain impurities, in the form of stone, dust particles, etc., and hence will not be called 100% pure। क्लियर होगी बात, ठीक है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना, unless until given we will take the impurities to be inert। इनर्ट होने का मतलब क्या हुआ, इनर्ट होने का मतलब ये हुआ कि दे विल नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। यहाँ पे जो 20 ग्राम इम्प्योरिटी थी, क्या उसने रिएक्शन में पार्ट लिया, नहीं लिया। जब तक कि गिवन नहीं होगा हम हमेशा अज्यूम करेंगे कि जो ये 20 ग्राम थे, जैसे यहाँ की इस एग्जांपल के बेसिस पे बोलूं, जो 20 ग्राम थी इम्प्योरिटी की, ये रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगी, ठीक है, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन दी है। अगर इंफॉर्मेशन दी हो और कह रहा हो कि ये इम्प्योरिटी भी इस पर्टिकुलर रिएक्शन में पार्ट ले रही है, तब तुम इसको भी कंसिडर करोगे। वो क्या सिनेरियो होगा वो अलग बात है, लेकिन जब तक इंफॉर्मेशन नहीं दी है तब तक तुम ये अज्यूम करोगे कि जो इम्प्योरिटी है वो इनर्ट है, इट विल नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो, अनलेस अदरवाइज मेंशन। अगर मेंशन नहीं है, जैसे मान लो यहाँ पे मेंशन था, नहीं था, तो मैंने क्या अज्यूम किया 100%। यहाँ पे क्या मेंशन था उसकी प्योरिटी, नहीं, तो मैंने क्या अज्यूम किया 100%। लेकिन यहाँ पे मेंशन था, इसलिए मैं 100% प्योर इसको नहीं मान सकता। तो अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड, you will assume the sample to be 100% pure।
ठीक है जी, आर वी क्लियर अबाउट दिस? ठीक है, इसकी डेफिनेशन मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला जो है सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास। परसेंटेज प्योरिटी अगर कहो तो परसेंटेज प्योरिटी विल बी वेट रिएक्टेड, भाई जो भी जितना भी वेट था जो रिएक्ट हुआ एक्चुअली में अपॉन वेट गिवन, ठीक है, इनटू 100। भाई मान लो हमें 100 ग्राम दिए थे, उसमें से सिर्फ 80 ग्राम या 70 लेट से 70 ग्राम ही रिएक्ट किया, बाकी 30 ग्राम रिएक्ट ही नहीं किया, तो हम क्या कहेंगे कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड के रिस्पेक्ट में इस सैंपल की प्योरिटी 70% है। क्यों? क्योंकि 70 ग्राम ऊपर आएगा, गिवन कितना था 100 ग्राम, तो 70/100 इंटू 100 100 100 गया तो 70 आ जाएगा। ठीक है जी, दिस इज दी बेसिक फॉर्मूला। इसमें कुछ एग्जांपल देखते हैं, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें दो टाइप के एग्जाम्पल्स आते हैं। पहला एग्जाम्पल जो आता है या पहले टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं वो है व्हेन इम्प्योरिटी इज गिवन। ठीक है जी, अगर इम्प्योरिटी इज गिवन, ठीक है जी, इम्प्योरिटी दी हुई हो अगर, तो क्वेश्चन क्या है, हमारे पास 200 ग्राम सैंपल है of 73% प्योर HCl। ठीक है जी, ओके। अब कह रहे हैं कैलकुलेट द मास ऑफ NaOH। NaOH का कितना मास की जरूरत पड़ेगी तो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज दिस सैंपल, ठीक है। इस सैंपल को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने मास की, कितने NaOH की जरूरत पड़ेगी। इसमें क्या हमें इंप्योरिटीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी है? नहीं, तो हम उनको अज्यूम करेंगे वो इनर्ट है। ठीक है जी, ओके। तो इसमें रिएक्ट करने वाला जो कंपोनेंट है वो क्या है? HCl। तो HCl का मास निकालो। देखो परसेंटेज प्योरिटी कितनी है? 73। आंसर लिखो 73, तो इसकी परसेंटेज प्योरिटी है, ओके, इक्वल टू वेट रिएक्टेड, हमें पता नहीं है अभी, वेट रिएक्टेड तो हमें कैलकुलेट करना है, अपॉन मास कितना दिया है 200 इंटू 100, ये कितना हो गया? W इज इक्वल टू 146 ग्राम। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन क्या होगी भाई? NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। अगर मैं इसके मोल्स निकालूं तो मेरे इसके मोल्स निकल जाएंगे, और अगर इसके मोल्स निकल गए तो इसका मास भी निकल जाएगा। क्लियर है? तो इसके मोल्स कितने होंगे? 146 अपॉन 36.5 विच कम्स आउट टू इक्वल टू 4। अगर इसके मोल्स 4 है, इसके मोल्स भी 4 ही होंगे, तो इसका वेट कितना हो जाएगा? 4 इंटू इसका मोलर मास कितना है? 40, 160 ग्राम। तो इस सैंपल के 200 ग्राम को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 160 ग्राम ऑफ NaOH चाहिए होगा, वो भी प्योर फॉर्म में। ठीक है ना, वो उसमें प्योरिटी मैं चेक करने लगा मैं। ठीक है जी, ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें तुम्हें इम्प्योरिटी दी हुई थी और फिर कुछ मास कैलकुलेट करने के लिए दिया था। अभी इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन दी होगी और परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट करने को दिया जाएगा। ठीक है जी, तो सेकंड क्वेश्चन किस टाइप का हुआ? व्हेन परसेंटेज इम्प्योरिटी इज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, क्या क्वेश्चन है ये? इसमें कह रहा है 50 ग्राम सैंपल ऑफ CaCO3। ठीक है, CaCO3 है, इसको मैंने हीट कर दिया तो इसने मेरे को दिया CO2, और वो भी सिर्फ 17.6 ग्राम। ठीक है, तो कह रहा है कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ CaCO3 सैंपल। अब इसको कैसे करोगे? ठीक है, देखो सबसे पहले तुम इसकी इक्वेशन लिखोगे कि हो क्या रहा है।
होता क्या है इसमें, CaCO3, अगर तुम इसको हीट करोगे तो ये देगा CaO प्लस CO2, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, अब स्टोइकियोमेट्री लगा दो। इसमें इसने बोला है 50 ग्राम, ठीक है, तो इसका वेट अगर 50 ग्राम है तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, मोल्स विल बी 550 अपॉन 100 ग्राम पर मोल, दैट इज 1/2 मोल्स। अगर इसके देखो 1:1:1 का रेशो है, अगर इसके 1/2 मोल है तो इसके होने कितने चाहिए, थियोरेटिकली होने कितने चाहिए, हाफ मोल। हाफ मोल को अगर मैं इसके मास में कन्वर्ट करूं तो कितना होगा, हाफ इंटू 44 विच इज 22 ग्राम्स, है ना। ठीक है, ये हाफ है, हाफ मोल्स उसके भी प्रोड्यूस होने चाहिए थियोरेटिकली, और 22 ग्राम्स होने चाहिए, लेकिन हो कितने रहे, 17.6 ग्राम्स। ठीक है, तो अगर तुम परसेंटेज प्योरिटी, अगर मैं यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट करने वाला तो बहुत कंफ्यूज हो गए, बट मैं ये भी बताऊंगा और मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें हुए कितने एक्चुअली में 17.6, तो परसेंटेज प्योरिटी विल बी इक्वल टू 17.6 अपॉन 22 into 100। इससे कैलकुलेट करोगे तो भी आएगा, लेकिन क्योंकि मैंने डेफिनेशन क्या बताई है कि इसके कितने ग्राम्स एक्चुअली में रिएक्ट करें और कितने दिए हुए थे उसका रेशो इंटू 100, तो उल्टा भी कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर मास कितना दिया है CO2 का मास, इसको समझ में आया, समझ में आया, इससे भी कैलकुलेट करोगे ना वही आएगा। मैं इसको डिवाइड मतलब बिठा रहा हूँ, इसके कितने ग्राम्स थे, 17.6 ग्राम्स थे, देयरफॉर इसका मोल कितने हो जाएंगे, मोल कैसे निकालोगे, 17.6 अपॉन 44, तो 44 का कितना आएगा, ये 0.4 आ जाता है। ठीक है, ये 0.4 आ जाएगा। अगर ये 0.4 है, इसके भी मोल्स कितने होंगे फिर 0.4। ठीक है, इसके मोल्स कितने हो गए 0.4, देयरफॉर इसका मास कितना हो गया 0.4 इंटू इसका मोलर मास का होता है 140। तो एक्चुअली में इसके 40 ग्राम्स थे, तो इसका परसेंटेज प्योरिटी क्या आएगी, परसेंटेज प्योरिटी आएगी 40 अपॉन कितना, 40 मतलब जितना रिएक्ट किया, दिया कितना था 50 इंटू 100 40%। और जो तुमने 17.6 अपॉन 22 करके इंटू 100 किया था ना, अगर तुम इसको भी करोगे तो ये 40% आएगा। ठीक है जी, दिस विल ऑल्सो कम आउट टू बी 40%। ठीक है, तो सॉरी 40% नहीं, सॉरी माय बैड, ये तो 80%, ये भी 80% आएगा। ठीक है, ओके जी, ये तो हो गया तुम्हारा परसेंटेज, सॉरी ये परसेंटेज प्योरिटी। अभी परसेंटेज यील्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज परसेंटेज यील्ड। ठीक है, परसेंटेज यील्ड। ठीक है, परसेंटेज यील्ड इसी वाले एग्जांपल के बेसिस पर समझने की कोशिश करते हैं। हमने लिए कितने 50 ग्राम, हमने लिए कितने 50 ग्राम, हमें इसके मिलने कितने चाहिए इस रिएक्शन के हिसाब से 22 ग्राम। ये तो सबको समझ में आ गया। 50 ग्राम का मतलब क्या हुआ, हाफ मोल, हाफ मोल तो इसके भी हाफ मोल, और हाफ मोल CO2 वेज हाफ मोल इंटू 44 इक्वल टू 22 ग्राम्स। क्लियर होगी बात। तो हमें इस रिएक्शन में 50 ग्राम हमने लिया, तो हमें मिलना कितना चाहिए 22 ग्राम, लेकिन अगर हमें 17.6 ग्राम्स ही मिला फॉर वट एवर रीजन, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये इम्प्योर था, ये 100% प्योर है, ये 100% प्योर है, उसके बावजूद भी हमें 17.6 मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमारा लॉस हो गया। इसको इस तरीके समझो, जो भी तुम्हारी, बिकॉज आई हैव वर्कड इन अ स्टील प्लांट, आई नो अबाउट लॉट ऑफ द केमिकल प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस इन इंडस्ट्री। तो वहां पर क्या होता है कि तुम्हारे पास लाइक टन्स एंड टन्स ऑफ केमिकल्स होते हैं, ठीक है, उनको तुम इसी तरीके से रिएक्ट कराते हो, और कोई आदमी नहीं खड़ा होता कि एक कड़छी लेके खड़ा हुआ है और ऐसे ऐसे करके उन केमिकल्स को मिला रहा है। होता क्या है कि पर्टिकुलर प्रोसेस में ऑटोमेटेड फॉर्म में उसको डाल देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर तुमने 1 टन लिया कोई मटेरियल पर्टिकुलर और तुम उसको रिएक्ट कराते हो, और तुम्हें लगता है कि 1 टन रिएक्ट कराने से मेरे को फलां चीज के 1.5 टन मिल जाएगा, लेकिन मान लो 1.5 टन नहीं मिला, तो हम क्या कहेंगे कि जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, उतना नहीं आया, उससे कम आया, और जो हमने 1 टन लिया था वो 100% प्योर था, हमें ये भी। तो ये 100% प्योर है, इसमें कोई प्योरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे प्योरिटी वाला फंडा लाना ही नहीं है। यहाँ पे हम
किसी रिएक्शन का यील्ड नाम जांचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मान लो ये 100% प्योर है और मैंने इसको ऐसे हीट किया तो कुछ ग्राम्स ऑफ जो जो मिलना चाहिए था हमें उतना नहीं मिला हमको CO2, हमें इतना मिला। ठीक है, तो यहां पर जो ये लिखा है दिस इज कॉल्ड थियोरेटिकल यील्ड, इसको मैं TY से लिखूंगा हमेशा, एंड दिस इज एक्चुअल यील्ड। ठीक है जी, इसको मैं AY से लिखूंगा। ठीक, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टोइकियोमेट्री है, हम स्टोइकियोमेट्री के बेसिस पे वी कैन कैलकुलेट दिस। ये पूछा जा सकता है, आस्क, ये पूछा जा सकता है, ये गिवन होगा, ये यूजुअली गिवन होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हमेशा गिवन ही हो, ये पूछा भी जा सकता है। कैलकुलेटेड वाला तो तुम कैलकुलेट करोगे, ठीक है, लेकिन जो गिवन वाला है वो कभी कभी जैसे किसी केस में गिवन होगा और किसी केस में पूछा हो सकता है। ठीक है, वो कैसे होंगे वो मैं बताऊंगा तुम्हें एग्जांपल के थ्रू। गॉट इट? तो इसमें अगर मैं परसेंटेज यील्ड की बात करता हूं तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला होता है एक्चुअल यील्ड अपॉन थियोरेटिकल यील्ड इनटू 100। ठीक है जी, अगर इसकी बात करोगे तो क्या आएगा? एक्चुअल यील्ड कितनी है? 17। एक्चुअल यील्ड कितनी है? 17.6 ग्राम्स अपॉन थियोरेटिकल यील्ड कितनी है? 22 ग्राम्स इनटू 100। ये कितना आ रहा है? 80% यील्ड। तो अगर तुम इसमें 100 ग्राम्स ऑफ ये डालोगे तो हमेशा इसके हिसाब से जो आना चाहिए 100 ग्राम्स के हिसाब से 44 आना चाहिए था, हमेशा उसका 80% ही आएगा। तो जो मटेरियल तुम चाहते हो प्रोड्यूस करना उसका हमेशा 80% ही इस केस में मिलेगा जब उसकी परसेंटेज यील्ड 80% है। तो मैंने गले की बात कर दी थोड़ी। एक और एग्जांपल लेते हैं, आई होप कि आवाज आ रही होगी तुमको। N2 plus 3H2 gives 2NH3। ठीक है, अगर मान लो मैं इसके 5 मोल्स लेता हूं तो एक्सपेक्ट कितने करूंगा यहाँ पे? 10 मोल्स, लेकिन मुझे 8 मोल्स ही मिले। तो ये क्या हो गया? TY थ्योरेटिकल यील्ड, और ये क्या होगी? AY एक्चुअल यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड कितनी होगी? कुछ लोग यील्ड भी बोलते हैं, कुछ लोग यील्ड बोलते हैं, जैसे कि मैं। ठीक है, तो दोनों ही सही है। ये क्या हो जाएगा? 80%। जरूरी नहीं है कि सबकी 80% ही हो, दोनों एग्जाम्पल में 80% आया, इसका मतलब ये नहीं है। तो एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, अच्छा एक चीज लिख लो इसमें, अगर दी नहीं है कभी भी, अगर यील्ड परसेंट दिया नहीं, जैसे इससे पहले कभी हमने यील्ड की बात ही नहीं करी, क्यों? क्योंकि यील्ड अगर गिवन नहीं है तो हम हमेशा 100% एज्यूम करेंगे। तो ये पॉइंट को लिख लेना। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं इसमें। लेट्स से वी हैव MgCO3। MgCO3 हमारे पास है, मैंने उसे हीट किया और मेरे पास आ गया MgO प्लस CO2। ठीक है, ओके। इसके मेरे पास 16.8 ग्राम्स है। ठीक है, तो ओके, और हमें क्या कहा है कि ओके यील्ड परसेंट जो है, इसकी यील्ड परसेंट 75%। तो हमें बोल रहा है इसका मास निकालो, मास ऑफ CO2 कितना। ठीक है, तो कैसे करोगे? अगर तुम ध्यान से देखो, ये 16.8 है, तो इसके मोल्स कितने आएंगे? मोल्स विल बी इक्वल टू 16, N विल बी इक्वल टू 16.8 अपॉन इसका मोलर मास कितना होता है? 48 और 12 60 और 24 84 84, विच कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0.2। अगर ये 0.2 है तो थियोरेटिकली इसके कितने मोल्स आने चाहिए? 0.2 है ना?
अच्छा अगर इसके 0.2 मोल्स है तो इसका मास कितना हुआ, मास कितना हुआ, मास विल बी क्या, WCO2 कितना होगा इसका, WCO2 कितना होगा भाई 0.2 244 विच इज इक्वल टू 8.8। ठीक है, अब वो कह रहा है कि मुझे इसका मास एक्चुअली में जो यील्ड आया है वो कितना है, तो ये फॉर्मूला लगा लो, परसेंटेज यील्ड कितनी है, परसेंटेज यील्ड यहाँ पे रख दो 75, यहाँ एक्चुअल यील्ड हमें निकालनी है तो AY रख दिया हमने यहाँ पे, और थियोरेटिकल यील्ड कितनी है 8.8 आया ना इंटू 100, ये फॉर्मूले से आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, AY विल बी इक्वल टू 3/4 इंटू 8.8, ये कितना आएगा 2.2 इज इक्वल टू 6.6 ग्राम्स। ठीक है, दिस इज दी आंसर। क्लियर है, अगर मोल्स में पूछ रहा होता तो मोल्स में तुम क्या करते, तुम यहाँ 8.8 की जगह क्या कर देते, अगर ये मोल्स में पूछ रहा होता AY को तो तुम इसी चीज को क्या कर देते, यहाँ पे तुम 8.8 की जगह 0.2 डाल देते। अगर तुम इसे 0.2 डालोगे तो AY कितना आएगा इन टर्म्स ऑफ नॉट मास, इन टर्म्स ऑफ मोल्स कितना आएगा 3/4 इंटू 0.2 विच विल कम आउट टू इक्वल टू 0.2। ठीक है, क्लियर होगी बात। ओके ओके, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं यहीं पे। इसमें क्या था, परसेंटेज यील्ड दी हुई थी और कुछ कैलकुलेट करने को बोला। अभी जो दूसरा है उसमें क्या होगा, कुछ दिया होगा, परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करने को बोलेगा। क्वेश्चन कहाँ गया भाई, अच्छा दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा अगर मान लो इसमें वॉल्यूम कैलकुलेट करने को बोलता तो इसी मोल को हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते एट STP, कितनी होती है 22.7, तो 0.15 इंटू 22.7 वुड हैव बीन द आंसर। ठीक है, ओके, 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, ये तुम्हारे पास रिएक्शन है। ठीक है जी, वो कह रहा है कि मैंने इसके 12.8 ग्राम्स यूज करे, ठीक है, विद 3.2 grams of this and I got 6 grams of this. ठीक है जी, ओके। अच्छा अब ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें सबसे पहले क्योंकि इसमें कौन सा क्वेश्चन, कौन सा वाला केस है, दिस इज द थर्ड केस ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। थर्ड केस में इसमें दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, तो हमें पहले क्या जानना पड़ेगा, हमें ये जानना पड़ेगा कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है कौन सा। तो हम इसके मोल्स कैलकुलेट करते हैं, है ना। मोल्स इसका कितना होता है 32 64, तो अगर मैं इसको मोल्स कैलकुलेट करूँ तो ये क्या आएगा, N विल बी इक्वल टू 12.8 अपॉन 64 विच इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 0.2। इसके कितने आएंगे 3.2 अपॉन 32 इक्वल्स टू 0.1। इसके 0.2 मोल्स है, इसके 0.1 मोल्स है। अच्छा सेकेंड स्टेप क्या था, लिमिटिंग रिएजेंट को डिटरमिन करना होता है। डिटरमिन कैसे करते हैं भाई, डिटरमिन करते हैं इसके मोल्स अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो 0.2 अपॉन 2 कितना आएगा 0.1, ठीक है, इधर 0.1 है, यहाँ 0.1 अपॉन 1 0.1, तो यहाँ पे दोनों के दोनों का जो ये कैलकुलेशन थी दोनों के दोनों सेम आई, इधर भी 0.1 इधर भी 0.1, तो ये दोनों के दोनों खत्म हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों LR है। ठीक है, तो मैं इसको भी LR कह सकता हूँ और इसको भी LR कह सकता हूँ, तो किसी भी एक को चूज कर लो। लेट से कि मैंने इसको चूज किया, इसके कितने 0.2 मोल्स हैं, ठीक है, इसके 2 मोल्स है, इसके 2 मोल्स है, तो इसके कितना आएगा 2 इसके कोएफिशिएंट अपॉन इसका कोएफिशिएंट इंटू इसके मोल्स इंटू 0.2, इसके मोल्स कितना आएंगे 0.2 मोल्स, इसके 0.2 मोल्स आ गए, तो 0.2 मोल्स का मतलब कितना हुआ, 0.2 मोल्स का मतलब हुआ इसकी थियोरेटिकल, ये थियोरेटिकल यील्ड है, दिस इज TY, दिस इज थियोरेटिकल यील्ड। थियोरेटिकल यील्ड इन ग्राम्स क्या होती है 0.2, वेट ऑफ SO3 वुड हैव बीन इक्वल टू 0.2 इंटू कितना हो गया ये 48 और 32 80, ठीक है ना, 80 तो हुआ 60, यस ठीक है 80 है, 16 ग्राम्स, ठीक है। तो थियोरेटिकली इसके 16 ग्राम बनने चाहिए थे, बने कितने 6, तो इस फॉर्मूले में डाल दो, परसेंटेज यील्ड कितनी आएगी, परसेंट विल बी 6 अपॉन, क्योंकि एक्चुअल तो यही है, अपॉन थियोरेटिकल 16 इंटू 100, 3 अपॉन 8, इट कम्स आउट टू इक्वल टू 37.5%। ये तुम्हारी इसकी परसेंटेज यील्ड है।
तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल सिंपल चीज है। नॉर्मल जो तुम अभी तक करते आए हो उसमें एडेड कुछ डिफिकल्टी का लेवल ये बढ़ा देगा, बस और कुछ नहीं है, एक आधा स्टेप बढ़ा देगा, डिफिकल्टी भी छोड़ो, एक आधा स्टेप बढ़ा देगा। हमने इसमें क्या यूज किया, अगर मान लो इसने ये ना दिया होता परसेंटेज यील्ड, तो हमारे पास एक क्वेश्चन किस चीज का था, जो थर्ड केस ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का था, जिसमें लिमिटिंग रिएजेंट हमको जानना था, वो हमने करके निकाल दिया। अब इसके इसने एक और स्टेप डाल दिया कि भाई परसेंटेज प्योरिटी कह रहा हूँ, परसेंटेज यील्ड बताओ इसकी, तो इसमें कितना है 16 ग्राम था, आना चाहिए था, लेकिन आया कितना 6। ठीक है, चलो फिर बेटा बाय बाय। अब इसके बाद बाकी जो बचता है पीओएसी वाला वो मैं कल कराऊंगा, और उसके साथ में ये तो पता था फर्स्ट एंड थर्ड हो चुका है, फोर्थ फिफ्थ जो हमारी डीपीपी है वो कर लूंगा। चलो भाई बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।